नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है गौरव ज्ञान धारा में। आज अपन जो पढ़ने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। राजस्थान के खनिज खनिज संपदा जो है, इससे सवाल कई तरह से बनते हैं। बहुत सारे पैटर्न हैं, बहुत सारे सवाल बनने के तरीके हैं, लेकिन व्यवस्थित पढ़ना बहुत जरूरी है। खनिज इससे पहले भी मैंने पढ़ाया है, लेकिन अब चूंकि जिले बदल चुके हैं, नए जिलों के अनुसार पढ़ना है। और ज्योग्राफी पढ़ाए काफी समय हो गया था, तो खनिज पढ़ाए भी समय हो गया है। तो अब खनिज संपदा जो है अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे। आप मानकर चलें कि 5 से 6 क्लासेस आप लोगों के खनिज संपदा से रिलेटेड आएगी, तब जाकर अच्छी तरीके से आप खनिज पे पकड़ कर पाएंगे, है ना। और खनिज पे पकड़ अच्छी हो गई तो फिर आपको पता ही है, खनिज के अंदर हीरे भी निकल जाते हैं। खनिज के अंदर मतलब आय बहुत होती है, और आप लोगों की आय तो आप लोगों का सिलेक्शन है, वो तय करना है। तो आप लोगों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो आज की क्लास यानी नया टॉपिक है, नए जोश के साथ में शुरू करते हैं खनिज संपदा। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, सबू पहला आज थान मतलब मैं है नहीं, और फैक्ट भी दियो जीडी फैक्ट, वो भी खनिज रिलेटेड ही दियो है, और खनिज को वर्गीकरण दियो है। अरे चिंता मत करो, मुझे पता है अक्सर छोटे दिख रहे हैं, तो अपन अभी इसको बड़ा कर देंगे और व्यवस्थित तरीके से पढ़ेंगे। धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, ये सारी चीजें समझेंगे। पहले कुछ बातें सुन लो आप कि धात्विक खनिज क्या होते हैं, अधात्विक खनिज क्या होते हैं, प्रधान खनिज क्या होते हैं, अप्रधान खनिज क्या होते हैं। तो सबसे पहला सुनने वाली बात है वह आ है कि प्रधान खनिज किन कहवे। देखो, प्रधान खनिज जो होते हैं उनपे नियम कायदे वगैरह जो है वो सारे के सारे केंद्र सरकार यानी भारत सरकार बनाती है, ठीक है। उसके पट्टे जो मिलते हैं, ये लीज पे खनन विभाग जो है लीज पर देता है एरिया। लगभग एक खनिज के लिए आप मानकर चलें कि 10 वर्ग किलोमीटर का एरिया दिया जाएगा। और प्रधान खनिज जो है उसमें 20 से 30 साल के लिए दिया जाता है। और एक नियम आया था, प्रधान खनिज नियम 1960, उसके तहत कुछ खनिजों को उनके अंदर लिया गया, वो प्रधान खनिज कहलाते हैं। मन ध्यान है, ए चीजा जी को है थान बहुत कम क्लास में बताया करे कि प्रधान और अप्रधान में के अंतर है। क्यों? क्योंकि पूछा नहीं जाता, लेकिन अपन बेस तो क्लियर करें, अपन कंसेप्ट क्लियर करें तो पढ़ने में क्या है आसानी रहेगी, मजा आएगा। और अप्रधान खनिज क्या है, अप्रधान खनिज नियम भी आया 1986 के करीब आया था, उसमें भी 20 साल के लिए दिया जाता था। लेकिन उसमें मेन अंतर यह है कि उसके नियम कायदे वगैरह राजस्थान सरकार, अरे राजस्थान नहीं रहे यानी कि राज्य सरकार बना सकती है। यानी सभी राज्यों में तो राजस्थान सरकार बनाएगी नहीं, यहाँ पे जो बनाएगी वो राज्य सरकार बना सकती है, नियम कायदे वगैरह ये सारी चीज। तो प्रधान खनिज में भारत सरकार बनाती है, और अप्रधान खनिज के अंदर कौन बनाती है, राज्य सरकार बनाती है। यह है मुख्य अंतर। अब आते हैं अपन खनिजों के वर्गीकरण पे, कि मुख्य तौर पे जो है खनिजों का वर्गीकरण 2 भागों में मुख्य तौर पे बांटा गया है, जिसमें से एक है धात्विक खनिज, एक है अधात्विक खनिज। अब धन और चीजा सब ध्यान है, खुद बहुत इंटेलिजेंट हो और ये चीजा आप पढ़ता आया, ठीक है। 10th तक भी अपन साइंस में अगर ढंगू भी ध्यान दे दियो, अगर लार्ली बेंच माते बेर भी ध्यान दियो है, तो भी वो तो ध्यान पड़ ही जाए कि धात्विक खनिज क्या है और अधात्विक क्या है। कि धातु में चमक होती है, अधात्विक में चमक नहीं होती। धातु को कूटने से जो है तन्यता का गुण पाया जाता है, खींच जाती है। अधातु जो होती है टूट जाती है, भंगुर हो जाती है। तो ये चीजें तो भैया स्कूल लेवल से पढ़ते आए हैं, लेकिन मेन चीज क्या है कि कंपटीशन में इसका अंतर भी नहीं पूछा जाता। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि भैया बताओ कि इसमें से कौन सा धात्विक खनिज है या कौन सा अधात्विक है, या कौन सा जो है इस ग्रुप का नहीं है। इस तरीके के प्रश्न बनते हैं, इसीलिए आप लोगों को आज ये जीजीडी फैक्ट दिया था। अब अगर नहीं दिख रहा है तो एक ही लाइन आप लोगों को कहूंगा, रुको जरा सब्र करो, इसको बड़ा कर देता हूं और आप लोग भी स्क्रीन को आड़ी कर दो, ठीक है। बढ़िया ढंगू पड्डा, ठीक है। हम फोटो तो थे मेरे देखी उड़ी है। पहले जी को फोकस करानी अपा वो है धात्विक और अधात्विक खनिज मात फोकस करा, तो इन कर दियो मैं बड्डो, ठीक है, और पूरा पूरा दिखे। तो पहला पल फोकस जो है अपार अटी करना है धात्विक और अधात्विक में, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि दुनिया में जितने धात्विक खनिज है वो सारे के सारे स्लाइड पे आ गए, ऐसा नहीं है भाई, और भी है। लेकिन अपन उसकी प्रकृति को जान सकते हैं, अपन उसके गुणों को जान सकते हैं कि ये गुण है भैया, है ना।
तो ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब देखो धात्विक खनिज, अब मैं थान बता दियो धात्विक और अधात्विक में मेन अंतर, तो भी एक बार और बता दूं अगली स्लाइड में कि धात्विक और अधात्विक में मेन अंतर के है। ठीक है, दैण नहीं करनी, टेंशन नहीं लेनी, चिंता मुक्त रहो, चिंता मुक्त पढ़ाई करो। ठीक है, अब देखो धात्विक में भी क्या होता है, धातु के अंदर तन्यता होती है, चमक होती है, यही है। धात्विक में भी दो तरह के खनिज होते हैं, एक तो होते हैं लोह धातु खनिज, एक होते हैं अलोह धातु खनिज। अब बिल्कुल हाँ सिंपल है समझनो कि लोह धात्विक है यानी कि उसके अंदर लोहांश पाया जाएगा, अलोह धात्विक है यानी कि उसके अंदर लोहांश नहीं पाया जाएगा, यानी लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा। ठीक है, यानी कि चुंबकत्व का जो गुण होता है उससे पता चलता है लोहांश है या नहीं है। मैं आप लोगों को उसी लेवल पे जाकर समझाता हूं जिससे समझ में आए चीजें, जिससे मुझे समझ में आ जाए कि हाँ मेरे लिए ये चीज आसान है समझनी, तो उस तरीके से आप लोग भी समझ जाओगे। मैं ठहरा मंदबुद्धि व्यक्ति और मेरे समझ में आ गई तो आप लोग तो सारे इंटेलिजेंट हो, सारे समझदार हो, थे तो सारे ही सीख जाओ बिंगे बाद। ठीक है, ले आओ। देखो अब लोह धातु खनिज है, अब धात्विक का ही वर्गीकरण है लोह धातु खनिज, अलोह धातु खनिज। और ये वाला जीजी डिफेक्ट आज ही आप लोगों को टेलीग्राम पे अपने दिया है, वहां जाके और बढ़िया तरीके से सेव करके जूम करके देख लियो। ठीक है, गौरव ज्ञान धारा नाम वो टेलीग्राम है, वो तो ध्यान होना चाहिए। 2,40,000 स्टूडेंट जुड़ है। ठीक है, अब देखो लोह धातु खनिज इनके के आ जाए, देखो ए वैज्ञानिक जी को आगे है नहीं, आवर्त सारणी वाला एदियोड अक्षर ए अपार नहीं भी ध्यान दो तो भी चल जाए जीके के मायने। साइंस में पढ़नी बहुत जरूरी है आवर्त सारणी वगैरह, बिंगी भी ट्रिक भी आकर है। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ है जो मैन ध्यान दे देना कि इसमें कौन कौन से आते हैं, क्रोमियम आता है, कोबाल्ट आता है, लोहा तो आएगा ही आएगा, मैग्नीज आएगा, निकिल आएगा, टंगस्टन आएगा, टाइटेनियम आएगा, ये सारे जो है इसके अंदर आ जाते हैं किसमें, लोह धातु खनिज में। अब अलोह धातु खनिज यानी कि उसमें लोहे का अंश नहीं पाया जाएगा, तो देखो टीन आ जाएगा, तांबा आ जाएगा, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, प्लेटिनम, और ये जुड़वा धातु है, ये जुड़वा बहन कहलाती है सीसा जस्ता। ठीक है, ये जो है आप लोगों के ये भी अलोह धातु खनिज है। अब मैन जो है ना आप लोगों के अपने को खनिज के अंदर मैन पढ़ना है, जरूरी नहीं है कि सारे की सारी पढ़े। अब थे कहते हो कि गुरुजी कोबाल्ट भी पढ़ाओ डिटेल हूं, गुरुजी निकिल भी पढ़ाओ डिटेल हूं, तो इतनी डिटेल हूं ये चीजें नहीं पढ़नी। हाँ लोहा पढ़ेंगे डिटेल से, तांबा पढ़ेंगे, चांदी पढ़ेंगे, सीसा जस्ता पढ़ेंगे, जहां से सवाल आते हैं वो सब पढ़ेंगे, जहां से सवाल आते हैं वो पढ़ना जरूरी है। यूं नहीं के थे बात भर लो, पूरी बात भर लो क्या, हाँ भाई मैं तो सारे ही पढ़ा, सारे पढ़ियो लिखी याद नहीं रहे। ठीक है, पढ़ना वो चाहिए कंपटीशन के लिए जो एग्जाम में पूछा जाता है। तो कैसे पता चलेगा बताओ कि एग्जाम में क्या पूछा जाता है, उसका सबसे बढ़िया इलाज है पीवाईक्यूज। पुराने प्रश्न जो बने हैं उन्हें देखें, उनकी प्रकृति समझे, एग्जामिनर खुद उन्हें देखकर फिर बनाता है, और आधे तो एग्जामिनर कई बार वही उठा लेता है। भाई एग्जामिनर कोई ऐसा थोड़ी है कि एग्जामिनर ब्रह्मा जी खुद है जो कि हाँ मैं तो कुछ शब्द नए ही बनाऊंगा, मैं तो ये सृष्टि का सृजन किया वैसे पेपर का नया सृजन करूंगा, ऐसे नहीं। एग्जामिनर भी देखते हैं कि इस एग्जाम का लेवल क्या है, क्या है इस एग्जाम का लेवल, भैया ये रहा है, इस लेवल के प्रश्न बनाने। तो आप लोगों को भी तो यही ज्ञान चाहिए, आप लोग एग्जामिनर की तरह सोच लो कि हाँ भाई एग्जामिनर भी देखेगा इसका लेवल ये है, अपन पहले ही देख लो। और आप लोगों को तो हम माथे फोड़ के कहते हैं कि भैया देख लिया करो पुराने प्रश्न, और नहीं भी देखो तो हम क्लास में शामिल कर ही देते हैं, बुक में भी शामिल कर देते हैं। और आप लोगों को तो अब तो सुविधा इतनी हो गई है, हमारे समय तो सुविधा थी नहीं जब हम पढ़ते थे कंपटीशन का एग्जाम कि पीवाईक्यूज की किताबें नहीं आती। आजकल दुनिया भर की किताबें पीवाईक्यूज की, जो भी एग्जाम देते हो उसकी पीवाईक्यूज की किताब आप लोगों के पास में होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा सहयोग करती है। ठीक है, चलिए ज्ञान की बात हो गई। अब आप लोगों के मन में एक चीज आ रही होगी कि कृपया ज्ञान न दीजिए, यहां सब ज्ञानी है, तो मैं फिर वापस अपनी क्लास पे आ जाता हूं। ठीक है, चलिए अब देखो ये धात्विक खनिज वाला डिपार्टमेंट अपने हो गया। अब पढ़ते हैं अधात्विक खनिज। अब अधात्विक में भी वर्गीकरण और है। ठीक है, अधात्विक में भी आणविक वगैरह सारा के सारा है, जो उर्वरक खनिज, रासायनिक खनिज, आणविक खनिज, ये सब अधात्विक में, जो मैंने एक अलग से स्लाइड बना दी आप लोगों के लिए ताकि आप लोगों को असुविधा नहीं हो। ठीक है, तो एक बार तो भैया ऊपरी नजर पे देख लो, अभ्रक आता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभ्रक, और अभ्रक से सवाल भी बहुत बनते हैं। जिप्सम जिसे हरसौंठ भी कहते हैं, ठीक है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
सल्फर, पोटास, संगमरमर। संगमरमर तो पत्थर है, आप लोगों को पता ही है। ग्रेनाइट भी पत्थर है, ठीक है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, घिया पत्थर, एस्बेस्टस, इसको करना है एस्बेस्टस, थोड़ा सा ये टाइपिंग मिस्टेक। बेराइट्स वगैरह ये सारे के सारे आप लोगों के अधात्विक खनिज के अंदर आते हैं। अब मेन जो है वो धात्विक और अधात्विक दो तरह के खनिज पढ़ने हैं। धात्विक के दो वर्गीकरण है, लोह धात्विक, अलोह धात्विक। और अधात्विक के अभी आएंगे आगे, आपको बताता हूं 5 वर्गीकरण और है, वो बताता हूं। यानी कि आज अपन पढ़ेंगे खनिजों का बेस। और बेस क्लियर हो गया। देखो बेस मैंने आप लोगों को शुरू किया है, वापस फ्लैशबैक में ले जाऊं। प्रधान अप्रधान वहां से शुरू किया था, ठीक है। प्रधान क्यों थे, अप्रधान क्यों थे, वो बताया। फिर लोह क्यों है, अलोह क्यों है, वो बताया। धात्विक क्यों है, अधात्विक क्यों है, वो बताया। अब अधात्विक में भी आगे वर्गीकरण बताऊंगा। उससे पहले जो है ऊर्जा से संबंधित खनिज पढ़ लेते हैं, हालांकि ऊर्जा का चैप्टर अलग से पढ़ेंगे। चलो इनको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत ही नहीं है, तो टेलीग्राम में पूरा प्योर मावो थान उपलब्ध करायो है, ठीक है। और कल तो आपको पता है चलती क्लास में ही मावा आया था अपने, देखो इसलिए कभी कभी कह देना चाहिए कि ये मावा है। अब मैं कह देता हूं ये रसमलाई है, ठीक है। क्या पता कल की क्लास में चलती चलती में कोई रसमलाई लेकर आ जाए, है। कई बार जो है जुबान पे सरस्वती विराजमान होती है, सुन ले गई। एक क्लास पहले ही मैंने कहा कि ये तो आप लोगों को मावा मिल रहा है, बढ़िया ठोक लो, आराम हो, जिम लो। और दूसरी क्लास में अपन नरेंद्र सिंह जी भाटी चलती क्लास में मावा और डिब्बो लेकर आ गया। अरे भैया ये तो रसमलाई है, रसमलाई, जिम लो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। क्या पता आज और सरस्वती विराजमान हो, कल रसमलाई का डिब्बा आ जाए। देखो अब ऊर्जा खनिज, ऊर्जा खनिज यानी कि इनसे ऊर्जा मिलेगी, ठीक है। दिखती बात है। अब ऊर्जा भी कई तरह की होती है भाई, परमाणु ऊर्जा हो गई, पवन ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई। तो आप लोग कहोगे सर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा में कैसा खनिज, उसमें खनिज नहीं है, लेकिन वो इसलिए उसको अलग से पढ़ेंगे, वो ऊर्जा के स्रोत के अंदर अलग से पढ़ेंगे। यहां पे ऊर्जा खनिज के अंदर वो पढ़ने हैं जिनसे ऊर्जा मिले, ठीक है। तो इसीलिए देखो यहाँ पे इसका भी वर्गीकरण दो भागों में। नंबर 1 है परंपरागत स्रोत और नंबर 2 है गैर परंपरागत। और परंपरागत और गैर परंपरागत में से हमेशा ही सवाल बनता है, जो अपन ऊर्जा वाले टॉपिक में विस्तृत देखेंगे इसका वर्गीकरण, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर, इसमें परंपरागत स्रोत का फिर से 2 बार विभाजन है। नंबर 1 है जीवाश्म ईंधन और नंबर 2 है आणविक खनिज। अब एक चीज क्लियर कर दूं यहां, क्योंकि कंफ्यूजन होगा बाद में, बड़े भाव में जो पढ़ते हैं उनको हो जाता है कि सर ये वाले खनिज हमने कई बार अधात्विक में पढ़े हैं, तो आपने यहां कैसे लिखे। तो ये वाले इसमें आ सकते हैं, ऐसे कई मनाही नहीं है कि ये वाले खनिज इसमें क्यों आए, ठीक है। कोई रोक टोक नहीं है, कोई बैरियर नहीं है, ये वाले इसमें भी आएंगे, ये वाले इसमें भी आ जाएंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखो जीवाश्म ईंधन यानी कि इसके अंदर आ जाएगा कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक तेल यानी कि खनिज तेल, ठीक है। ये चीजें आ गई आप लोगों के जीवाश्म ईंधन, जिसके अंदर जीवाश्म पाए जाते हैं। ये ज्यादातर अवसादी चट्टानों के बीच में पाए जाते हैं। अब यदि चट्टाने पढ़ने जाए तो 2-3 क्लास हो जाए, वो आपके चैप्टर है ही नहीं चट्टानों वाला। आणविक खनिज यानी कि अणु है इसके अंदर, परमाणु शक्ति आप सभी जानते हैं, ठीक है। रावत भाटा आप सभी को पता है। फिर इसके अंदर देखो यूरेनियम, थोरियम, बेरिलियम, लिथियम, ये सब जो है आणविक खनिज के अंदर आते हैं। अब इसके अलावा गैर परंपरागत स्रोत है, तो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास वगैरह ये खनिज में नहीं आते। ये भाई ऊर्जा प्राप्त की जाती है लेकिन खनिज के अंदर नहीं आते। तो ये तो था सिर्फ वर्गीकरण था, आप लोगों ने पढ़ा होगा। जीजीडी फैक्ट मैंने सुबह दे दिया था, ठीक है। 25 से 30 हजार विद्यार्थी उसको अब तक तो देख चुके हैं, लेकिन पढ़ा होगा। अब आप लोगों के चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि ये सिर्फ पढ़ना नहीं है, इसको समझना जरूरी होता है। इसलिए सिर्फ यहां लिखे हुए से मतलब नहीं है कि ये चीज दिमाग में बैठी कितनी है, वो चीज मतलब है, ठीक है। ले इनको भी स्क्रीनशॉट लेना ले लो, नहीं जाओ टेलीग्राम में सेव कर दियो, बड़ी आराम हो देखियो, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये वर्गीकरण आई होप कि आप सब समझ चुके होंगे, मैं ऐसी आशा कर रहा हूं कि आप सब समझ चुके होंगे। फिर भी किसी को लेना है, अच्छा एड़ा भोला जी वाजिया करे कई बार कमेंट आवा, देखो सुनो मेरी बात। गुरुजी व्हाट्सएप चैनल बना के आप व्हाट्सएप चैनल पे भी जीजीडी फैक्ट डाला करें, हम टेलीग्राम नहीं चलाते। तो मैं पूछता हूं, पूछता है गौरव सिंह घाणे राव
क्या आप टेलीग्राम क्यों नहीं चलाते? क्या आप लोगों के टेलीग्राम चलाने से पैसे कटते हैं? अरे व्हाट्सएप चलाते हो, वहां तो दुनिया भर का ऐसा फालतू का ज्ञान आता है जिसका कोई लेना देना नहीं है और चुकाता उल्टा ध्यान है, वो ऐसा ज्ञान है, उसको चलाते हो। इससे बढ़िया टेलीग्राम चलाओ, टेलीग्राम में एजुकेशनल चैनल 2-4 ज्वाइन कर लो और उसमें आप लोगों को फायदा ही है, क्योंकि एजुकेशनल चैनल की विशेषता ही ये है कि उसके अंदर फालतू का ज्ञान आएगा नहीं और जो ज्ञान आएगा वो आपके ध्यान में आना चाहिए। तो सीधी बात है, क्यों नहीं चलाओ? कोई टिकट ना क्यों ढोके कि 200 रुपए की टिकट है, 500 रुपए की टिकट है, कि कोई रिचार्ज है, कि कोई भाई ओटीटी प्लेटफॉर्म रे जो शुल्क है, कि भाई की पेड कोर्स रे जो कोई फीस है, किन को नहीं चलाओ ना भाई। ये कोई बात है गुरुजी मैं तो टेलीग्राम चलाता ही नहीं हूँ, व्हाट्सएप पे डाल दो। तो तू एग्जाम ही क्यों देता है? दूसरे बहुत जने देने वाले हैं, वो दे लेंगे एग्जाम। ये 2,40,000 चला रहे हैं, जुड़े हुए हैं, वो ऐसे ही जुड़े हैं क्या? थोड़ी सी बेटा बात जो है ढंग से और व्यवस्थित अपने हित की कर लिया करो, सोच लिया करो। तुम कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो, तुम 5वीं के विद्यार्थी नहीं हो, ठीक है? अब कोई कह रहे गुरुजी आप तो रोस्ट करने लगे। अरे रोस्ट कौन करा रखे मिले, मान तो दिन रात 10-15 कमेंट एडा मिल भी जाओ। गुरुजी मैं यूं कौन करा, काल तो थे तो गुरुजी मैं तो रोटी कौन बनावा, तो मैं आन बनाऊं के रोटी? आखिर में थन खानी थन बनानी पड़ी। ले वो चलो आगे बढ़ा। चलो अब देखो धात्विक अधात्विक में अंतर भी बता दूं था, हालांकि ये जो है एग्जाम में पूछा नहीं जाता। क्या क्या अंतर होते हैं सीधे सीधे ध्यान देने, कोई समझने ज्यादा समझने वाली चीजें नहीं है। धात्विक खनिज मुख्यतः आग्नेय और रूपांतरिक सेलों में पाए जाते हैं, तो अधात्विक खनिज मुख्यतः परतदार सेलों में पाए जाते हैं। अच्छा ये तो बताया ना आप लोगों को अंतर किस तरीके से पढ़े जाते हैं। कभी ऐसे मत पढ़ना अंतर में कि अंतर पहले ये पढ़ लिए फिर ये पढ़ लिए। अंतर का मतलब होता है एक पॉइंट यहाँ का पढ़ा, एक पॉइंट यहाँ का पढ़ा, तब अंतर पढ़ने का तरीका है, ठीक है? फिर देखो धात्विक खनिज प्राय सख्त होते हैं तथा इनमें अपनी चमक होती है। तो आओ यहाँ, अधात्विक खनिज सख्त एवं चमकदार नहीं होते, ये है अंतर। फिर देखो इन्हें पिघलाया जा सकता है ताकि इनसे नए उत्पाद बनाए जा सके। तो देखो अधात्विक खनिजों को पिघलाकर नए उत्पाद नहीं बनाए जा सकते, ये तो टूट जाते बिखर जाते हैं, ठीक है? उदाहरण के तौर पे लोहा, तांबा, मैग्नीज, चांदी, एल्यूमिनियम, टीन आदि। उदाहरण के तौर पे कोयला, नमक, सल्फर, हीरा, जिप्सम, चूने का पत्थर, संगमरमर वगैरह सब वो इसके अंदर आ गए अधात्विक में। अगली बात समझ कि नहीं स्क्रीनशॉट लेना ले सको, ठीक है? अपार मनाई कौन है बढ़ा आगे। चलो अब देखो अधात्विक खनिज का स्पेशल वर्गीकरण मैं आप लोगों के लिए करके लाया हूं। मजा आ रहा है कि नहीं क्लास में? अरे कमेंट खड़काया करो रे, मतलब कमेंट सिर्फ मैं देखूं इसलिए नहीं, दुनिया देखने आती है कमेंट। क्यों? क्योंकि 6 लाख सब्सक्राइबर होने पर भारत का कोई चैनल नहीं है एजुकेशनल जिसके 6 लाख सब्सक्राइबर हो और पेड कोर्स लॉन्च नहीं किया हो, इसलिए दुनिया देखने आती है। दुनिया के लिए कर लिया करोगे। और है ना 6 लाख लोग हो आप, कितने? 6 लाख। यदि एक एक जना भी चाहे कि एक एक जोड़ दे तो क्या पता अपन 2-4 महीने में 1 मिलियन हो जाए। लेकिन कौन करे? चालन दो ना, चालन दो, यही चालन दो, यहाँ चाल वो करी लेकिन जनकार नहीं उठे। जनकार उठाने खातिर थान एक एक मेंबर कम जोड़ दियो थे, तो 2-4 महीने में तो आप 1 मिलियन हो ही जावा। करो, आज से ही प्रयास करो। चलो भाई अधात्विक खनिज इनका वर्गीकरण देखो। देखो इसमें कौन कौन से हैं? आणविक खनिज, उर्वरक खनिज, मूल्यवान पत्थर यानी कि कीमती, रासायनिक खनिज और इमारती पत्थर। अब फेंके तो के सर ये इसमें क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता, कोई हीरे की दीवारें नहीं बना सकता है अंबानी के अलावा। बाकी ये इमारती पत्थर है, यानी कि ये जो है इमारत बनाने के काम में लिए जाते हैं। अब देखो इनके क्या पढ़ने आप लोगों को सिर्फ उदाहरण, जैसे कि आणविक खनिज के अंदर आप लोगों के अभ्रक, यूरेनियम, लिथियम, बेरिलियम, थोरियम, ये सारे यानी कि जिससे ऊर्जा प्राप्त की जाए, अणु शक्ति है ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। उर्वरक यानी कि खाद के काम आएंगे ये चीजें, इसमें आगे जिप्सम, रॉक, फॉस्फेट, पोटास, नाइट्रेट, पाइराइट आदि ये इसके अंदर आगे। मूल्यवान यानी कि कहीं ना कहीं नगीनों के रूप में काम में लिया जाएगा, आभूषणों में लगेंगे तो हीरा, पन्ना, जवाहरात, ये तांबड़ा वगैरह ये सब, ठीक है? कार्नेट भी बोलते हैं जिसे। रासायनिक खनिज यानी कि रसायन के काम में आता है, ठीक है? तो नमक, बेराइट, चूना पत्थर, फ्लोराइट आदि। इमारती पत्थर सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, संगमरमर, स्लेट, ये सारे इमारती पत्थर है।
तो मैंने कहा अधात्विक खनिजों का भी मैं आप लोगों को वर्गीकरण बताऊंगा, और अधात्विक खनिजों का वर्गीकरण इस तरीके से सीधा दिमाग में बैठता है। ये फ्लो चार्ट है ना, ये इसके लिए बेस्ट वे है पढ़ने का। मैं आप लोगों के लिए वही वे लेके आता हूं जो सीधा दिमाग में बैठ जाए। एक लाइन और ध्यान रखना, अन्य अधात्विक खनिज के अंदर घिया पत्थर, कैल्साइट, पायराइट, स्टेलाइट आदि ये सारे शेखावाटी में ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका भी आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। तो अपने क्या वर्गीकरण तो पूरा हो, दैन मीटे वर्गीकरण पूरा ले भाई। अब खनिज में राजस्थान का स्थान, अब यूं बढ़िया तरीकों के हो सके मन बताओ कि एकदम ही व्यवस्थित, मतलब एक जितने जिस तरीके से स्थान आप लोगों को पढ़ने हैं वो सारे एक स्लाइड पे आ जाए और अपने को बिना कंफ्यूजन के चीजें याद हो जाए। अब देखो, राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। अजायब घर को मतलब समझोगे, मतलब तरह तरह का जानवर जो कि मिल जाया करे, तो राजस्थान खनिजों का अजायब घर है, यानी कि यहाँ पे भांति भांति के खनिज मिल जाते हैं। यानी यदि देखोगे खनिजों की विभिन्नता के आधार पे या विविधता के आधार पे, तो सबसे अव्वल है राजस्थान। ठीक है, कई तरह का टिंगर मिले है, ठीक, कोई कमेंट यहाँ करे कोई यहाँ करे, तो टिंगर कई तरह का मिल जाया करे। तो देखो विविधता की दृष्टि से इसका स्थान है प्रथम, यानी बहुत सारी तरह के मिलते हैं, बहुत सारी तरह के मिलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उपलब्धता के आधार पे भी प्रथम होगा, ऐसे नहीं है। लोह खनिजों की दृष्टि से इसका स्थान है चौथा। अब लोह अलोह ये सारी चीजें मैं क्लियर कर चुका हूं। अलोह खनिजों की दृष्टि से इसका स्थान है पहला। अब देखो आय की दृष्टि से ये पहले स्थान पे इसलिए नहीं आता है क्योंकि यहाँ अलोह खनिज ज्यादा है जो इतने महंगे नहीं होते, और लोह खनिज होते हैं वो महंगे होते हैं, तो इसलिए आय इसके मुकाबले देखा जाए तो कम होती है। ठीक है, और उपलब्धता की दृष्टि से इसका स्थान है तीसरा, कि उपलब्धता की दृष्टि से स्थान कैसा है, तीसरा, और आय की दृष्टि से इसका स्थान है पांचवा। किसका, राजस्थान का, ये ध्यान रखना है। और एक ध्यान रखना कि खनिज भंडारों की दृष्टि से पूछे तो फिर आप लोगों के दूसरा स्थान है और पहला है झारखंड का। ये आ गया है आप लोगों के मिस टाइपिंग, झारखंड ऐसे कर देना। ठीक है, तो खनिजों के भंडार की दृष्टि से राजस्थान झारखंड के बाद दूसरे स्थान पे, यानी पहले स्थान पे झारखंड है, दूसरे स्थान पे अपने राजस्थान है। फिर से बता रहा हूं, देखो विविधता की दृष्टि से पहले स्थान पे, लोह खनिजों की दृष्टि से चौथे स्थान पे, अलोह खनिजों की दृष्टि से आपके पहले स्थान पे, उपलब्धता के आधार पे तीसरा स्थान है, आय की दृष्टि से पांचवा स्थान है, और भंडार की दृष्टि से दूसरा स्थान है। पहला कौन सा है, झारखंड है। तो इस तरीके से एक साथ में राजस्थान के खनिजों में स्थान आप लोगों को ध्यान में रख लेने हैं। ठीक है, और देखो ध्यान रहे वर्ष 2018-19 में खनिज उत्पादन संसूचित करने वाली खानों की संख्या की दृष्टि से, यहां ध्यान देने लायक है, खानों की संख्या की दृष्टि से राजस्थान 8वां स्थान रखता है। आधार पूछ ले तो यहाँ पे ये आधार वर्ष है। ठीक है, और जो पैटर्न पूछे तो वो ये ध्यान रखना है, यानी सभी तरीके से आप लोगों को पंडित बन के निकलना है। यहां से ले स्क्रीनशॉट, ले लियो, ले आगे। यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं, मतलब पूरे खनिज के टॉपिक से ही प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं। गला सूखता है, बार बार पानी पीना याद आ जाता। ठीक है, कई बार भूल जाता हूं मैं क्लास में। देखो राजस्थान में उपलब्ध खनिज भंडार कितने हैं, यानी कि 81 तरह के जो है खनिज के भंडार उपलब्ध है। यदि अलग अलग देखोगे तो 81 प्रकार के खनिज के भंडार उपलब्ध है, लेकिन सबका उत्खनन होता है ऐसा मत समझना। उत्खनन 58 तरह का ही होता है, जो अभी बताएंगे आप लोगों को। अब ये जो 81 है इसका वर्गीकरण देखो, इसमें धात्विक खनिज है 17 प्रकार के, अधात्विक खनिज है 39 प्रकार के, ईंधन खनिज है 3 प्रकार के, और गौण खनिज है 22 प्रकार के। हालांकि ये चीज कम पूछी जाती है, लेकिन ये चीज ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, ये और फिर उत्खनन कितने तरह का हो रहा है वो, तो ये जो ज्यादा पूछी जाती है वो चीजें ज्यादा ध्यान देनी है। ठीक है, अब देखो भारत के कुल खनिजों में राजस्थान का हिस्सा पूछे तो 22% लगभग में लिखना, और इसमें से खान ब्लॉकों की, यानी राजस्थान में खान ब्लॉकों की ई नीलामी करने वाला राजस्थान भारत के अंदर जो है
यानी खनिजों में खान ब्लॉकों की ई नीलामी करने वाला, इसमें क्या रवन्ना वन्ना काटते हैं वो, तो ई नीलामी करने वाला राजस्थान पहला राज्य है कि जिसने ई नीलामी की। ठीक है, हालांकि प्रश्न बनेगा तो आप लोगों के दिमाग में ये सीधा आ जाएगा कि ई नीलामी से संबंधित पूछे तो राजस्थान को फर्स्ट रखना है। और वैसे अपनी तो इच्छा होती है कि राजस्थान को हर जगह फर्स्ट रखें, लेकिन अपने क्या है, जहां पे होगा वहीं रख सकते हैं। हाँ, बाकी में प्रयास किया जा सकता है कि बाकी में आ जाए। अब देखो राजस्थान को क्या कहते हैं, खनिजों का अजायब घर। ये भी मैंने बता दिया कि 58 प्रकार के खनिज का उत्खनन होता है। ये भी बता दिया कि भंडारों की दृष्टि से भारत में प्रथम झारखंड है और राजस्थान का स्थान दूसरा है। गौण खनिजों की दृष्टि से, गौण यानी कि अप्रधान, ठीक है, वही जो आप लोगों को पहले बता दिया। गौण खनिजों की दृष्टि से राजस्थान का स्थान पहला है और आय की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 5वां है। ये चीजें आप लोगों को पहले बताई, साथ में रिकॉल हो गई, है ना। तो अब आप लोग ले लीजिए बढ़िया सा स्क्रीनशॉट। ओ भैया आगे बढ़े, खनिज नीतियों से संबंधित प्रश्न बनते हैं भाई, खनिज नीतियों से संबंधित प्रश्न बहुत बनते हैं। अब तक जो खनिज नीतियां जारी हो चुकी है उनकी संख्या है 5 और पहली सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, बहुत ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न। ठीक है, पहली जो खनिज नीति थी वो 1978 थी और ये भी ध्यान रखें भैरों सिंह शेखावत के समय थी ये। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत, ये भी ध्यान रखें इनके समय में ये लागू की गई। दूसरी 91, तीसरी 94, चौथी 2011 और पांचवी 15। तो पांचवी में तो देखो पीछे 5 आया ही है, तो पांचवी आप लोगों को ऐसे ध्यान रखनी है। और आप लोगों को पहले ध्यान रखनी बहुत जरूरी है 1978, ये जो है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1978 वाली पहली जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट खनिज नीति है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य नीतियां भी मैं आप लोगों को बता रहा हूं जिनके भी सन आप लोग अच्छे से नोट करके रखें, यदि बनेंगे प्रश्न तो आप लोगों के काम ही आने हैं। प्रथम ग्रेनाइट नीति जो है वो 91, प्रथम मार्बल नीति 94, नवीनतम मार्बल नीति 2002। लेकिन इसमें मार्बल आयात नीति अलग है, ये सिर्फ मार्बल नीति ध्यान रखना है। और मार्बल आयात नीति पूछे आप लोगों को तो ये है 2011। पहली मार्बल आयात नीति 4 अगस्त 2011 को घोषित हुई और नवीनतम मार्बल आयात नीति आप लोगों के अक्टूबर 2016 है। तो सारी चीजें कलेक्ट करके लाया हूं आप लोगों के लिए कि ये चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रहनी चाहिए। हालांकि ये नीतियां खनिजों से संबंधित इतनी बहुत कम पढ़ने में आती है, लेकिन एग्जामिनर तो ढूंढता है कि कहां से प्रश्न बनाऊं, और फिर मैं यदि उस दृष्टि से देखूं तो मुझे फिर जो लगता है इंपॉर्टेंट वो मैं लेकर आ जाता हूं। अब खनिजों से संबंधित जो संस्थाएं हैं उन्हें देख लेते हैं एक नजर, इनके सन पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना। देखो RSMDC यानी कि राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम सितंबर 1979 के अंदर उदयपुर में स्थापित इसको किया गया। इनके सन पूछे जाते हैं, स्पेशली सन पे ध्यान रखना जिसमें ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RSMML यानी कि राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड, माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ये बहुत पूछा जाता है। राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड, ये अक्टूबर 1974 के अंदर उदयपुर के अंदर ही स्थापित हुआ। अब इन दोनों को साथ में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इनका विलय किया गया था। देखो 2003 में RSMDC यानी कि ये और RSMML यानी कि ये, इसके अंदर इसका विलय किया गया। ठीक है, RSMDC का विलय RSMML में कर दिया गया, यानी कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड के अंदर ये राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम का विलय कर दिया गया 2003 के अंदर। तो ये यहां से ध्यान रखना है क्योंकि अलग अलग जब सन कभी पढ़ने में मिलेंगे तो कंफ्यूज हो गया आप, तो यहां पे ये काम की चीज है। इसके अलावा देखो राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास निगम लिमिटेड 1983 और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1967, इसको भी ध्यान में रख लेना, खेतड़ी के अंदर है ये। ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, तो ये चीजें भी ध्यान में रखनी है। हालांकि जैसे टंगस्टन आएगा तो टंगस्टन के अंदर अपन डिटेल वापस पढ़ेंगे, कॉपर आएगा अपन कॉपर पढ़ेंगे खनिज में तो कॉपर के अंदर वापस पढ़ेंगे, लेकिन ये चीज वापस अब नहीं देखेंगे, यहाँ पे इसको देख लिया है। ठीक है, इसलिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजस्थान राज्य। ठीक है, राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड। ठीक है, चलिए
स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, सीईटी के बारे में आप लोगों को बताना था, ये सीईटी वाला ही है ना। हाँ देखो, विज्ञप्ति तो अभी तक जारी हुई नहीं है, लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड की आप लोगों ने एक न्यूज देखी होगी, 15 तारीख की न्यूज थी, 15 जुलाई की, कि एग्जाम नियत समय पे होंगे। अब हो सकता है फॉर्म भरने का समय कम दे और मतलब एग्जाम करवा भी दे, बोर्ड का कह नहीं सकते। तो ये कतई समझ के नहीं रखें कि एग्जाम विज्ञप्ति नहीं आई है, अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो एग्जाम तो होंगे नहीं होंगे, ऐसा नहीं समझे। कोई भरोसा नहीं है, अगर फिर समय पे करवा दिए तो फिर गई आपकी भैंस पानी में। इसलिए समय पे जो है तैयारी करो। अगर आप लगातार जुड़े हो तो आपकी तैयारी चल ही रही है। सीईटी का सिलेबस भीम का है, तो आप लोगों को प्रिपरेशन पहले से करनी चाहिए, ठीक है। और इसके लिए अपन ने जो है देखो, सीईटी के अंदर राजस्थान इतिहास कला संस्कृति, राजस्थान भूगोल व अर्थव्यवस्था, भारत भूगोल व राज्य व्यवस्था, ठीक है, कंप्यूटर, जनरल साइंस, ये सारी चीजें आप लोगों को बेस्ट टेस्ट सीरीज के रूप में दे दी। मैं कह रहा हूं कि जो इन टेस्ट सीरीज में यदि अभ्यास भी कर लेगा, क्योंकि ये सारी व्याख्यात्मक है, जो ढंग से इसका एक एक प्रश्न और इसकी एक एक व्याख्या भी देख लेगा ना, वो सीईटी वैसे ही पास कर लेगा। ये बात तो तय है, क्योंकि इनमें कहीं कोई कमी नहीं की गई। और ये सिर्फ सिर्फ और सिर्फ लागत मूल्य के अंदर है, भीम का सिलेबस है, लेकिन फिर भी हमने लागत मूल्य में दी है। और अब बता दूं कि ये बहुत जल्द सोल्ड आउट हो जाएगी भाई, क्योंकि एग्जाम का टाइम जो है आ रहा है। तो ये तो मान के चले कि एग्जाम से 1 महीने पहले तो आप इसको कतई ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, उससे पहले तो सोल्ड आउट हो ही जाएगी। समय पे अभी भी आपने एनरोल इसके अंदर नहीं हुए हैं, ज्वाइन नहीं किया है, तो कर लेना। बाद में भले ही मिन्नतें करो। अभी भी सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थी जो सोल्ड आउट हो चुकी टेस्ट सीरीज, उसके लिए रोज के सैकड़ों मैसेज आते हैं, सर एक बार खोल दो, हमें ज्वाइन करनी है, हम रह गए। भैया रहे तो जब नहीं आएगी तब के लिए इंतजार करना पड़ेगा। ये जीजीडी है, यहाँ के नियम, यहाँ के कायदे और यहाँ की कार्यशैली, सभी चीजें अलग है और अलग ही रहेगी। फिर आप लोगों को पहले जब समझ आ जाएगी, चव आ जाएगी, हम लोग तो बता देते हैं, आप लोगों को सूचित कर देते हैं। यदि आपको ध्यान नहीं देना है तो भैया ध्यान जबरदस्ती दिलवाया नहीं जा सकता। जिनका ध्यान जा रहा है फायदा उठा लेंगे, ठीक है। तो बता दिया आप लोगों को, पशु परिचर की भी बता चुके कई बार, वो भी कर लेना। फिर बाद में उसके लिए भी आप फिर बाद में मिन्नतें करोगे तो कोई काम आने वाली नहीं है। इसलिए समय पे निर्णय लिया करो, सारा खेल समय का है। अपन मिलेंगे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।